हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह एक एंजाइम होता है एमिनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस, जो क्या करता था, स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए को और स्पेसिफिक एमिनो एसिड को एक साथ करता था, जिससे ट्रांसफर आरएनए में एमिनो एसिड जुड़ जाता था, जिसे ट्रांसफर आरएनए का चार्जिंग कहते थे। उसके बाद ही वो प्रोटीन सिंथेसिस में जा सकता था। तो ये एंजाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो क्या कर रहा था, ट्रांसफर आरएनए का एमिनो एसाइलेशन कर रहा था। ट्रांसफर आरएनए के 3 प्राइम सीसी एंड पे एक एमिनो एसिड जोड़ता था, स्पेसिफिक जो ट्रांसफर आरएनए का उसी के लिए जोड़ता था। और लेक्चर के लास्ट में हम लोग देखे थे कि एमिनो एसिड की स्पेसिफिसिटी कैसे होती है, उसके स्ट्रक्चर से होती है, उसके साइज से होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस से होती है, और गलत एमिनो एसिड नहीं आ सकता। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिटी, कि कैसे एमिनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस सही आरएनए को पहचानता है सही एमिनो एसिड्स के लिए। तो ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिटी का क्या डेफिनेशन है? तो ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिटी क्या बताता है, उस आरएनए का स्ट्रक्चर और उस आरएनए में क्या सीक्वेंस है, जो आरएनए स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड होगा किससे, एमिनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेस। ऐसा बताया गया था कि टोटल 20 एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेस होते हैं, क्योंकि 20 एमिनो एसिड्स होते हैं और हर एमिनो एसिड के लिए एक अलग ट्रांसफर आरएनए है। तो कैसे 20 में से वो पहचानेगा, वो ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर से और क्या उसमें सीक्वेंस है, इससे पता करेगा। तो सिंपल शब्दों में क्या है, ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिटी क्या है, कि करेक्ट एमिनो एसिड अटैच हो किससे, करेक्ट ट्रांसफर आरएनए से। अगर एलेनिन का एमिनो एसिड है तो एलेनिन वाला ही ट्रांसफर आरएनए उससे जुड़े, जिससे क्या हो, फिडेलिटी प्रोटीन सिंथेसिस सही तरीके से हो। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि क्या होता है एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस, किसको चार्ज करता है, ट्रांसफर आरएनए को उसके स्पेसिफिक एमिनो एसिड से। और ये रिकॉग्निशन किस पे डिपेंड करेगा, एंटी कोडान पे। तो बाद में ये पाया गया कि ये सिर्फ एंटी कोडान पे ही डिपेंड नहीं करता, और भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर, जो इसके अलावा भी उसको मदद करते हैं सही पहचान के लिए। तो ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिटी क्या इन्वॉल्व करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस, एक ही सीक्वेंस नहीं, कई तरह जगह के सीक्वेंस भी उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, और ओवरऑल उसका स्ट्रक्चरल फीचर भी उसको मदद करने में पड़ेगा। जैसे आप लोग अपना सिग्नेचर करते हैं, हर इंसान का सिग्नेचर अलग अलग होता है। वो सिग्नेचर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उसमें लिखे हैं अक्षर अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसी तरह ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर और सीक्वेंस दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, हर ट्रांसफर आरएनए का एक सिग्नेचर बनाते हैं, जो एक दूसरे से अलग होगा, जिससे ये एंजाइम आसानी से उनको सही तरीके से समझेगा और सही एमिनो एसिड से जोड़ेगा। तो ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये एंजाइम है एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस। ये एमिनो एसिड से जुड़ेगा, फिर ट्रांसफर आरएनए से जुड़ के इन दोनों को साथ में जुड़ेगा। लेकिन इसको जानना क्या है, कि सही ट्रांसफर आरएनए है, ये कैसे जानेगा, उसके अंदर कुछ खास रिकॉग्निशन साइट से, एंटीकोडॉन से, और जो पांचवा वेरिएबल लूप होता है वो भी इस पहचान में मदद करता है। ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिटी का क्या मतलब है, कि ईच ट्रांसफर आरएनए क्या होगा, उसके पास स्पेसिफिक स्पेसिफिक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जो कि एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए रिकॉग्नाइज करेगा। इसमें मुख्यतः 3 रीजन होते हैं जो इसको डिसाइड करते हैं। पहला होता है एक्सेप्टर आर्म। ये एक्सेप्टर आर्म है जिसमें एमिनो एसिड जुड़ेगा। तो सबसे पहले एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेस इसी को चेक करता है। इसका जो पोजीशन होता है, इसमें अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, पोजीशन 73 ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, कि करेक्ट एमिनो एसिड जुड़े। अभी हम आगे देखेंगे कि 73 कहाँ होता है और कैसे ये डिस्क्रिमिनेट करेगा कि गलत एमिनो एसिड ना जुड़े। दूसरा क्या है, स्पेसिफिक एंटीकोडॉन, यहाँ क्या लिखा हो उस एमिनो एसिड के लिए सही लिखा है,
कि नहीं, ये भी क्या करता है, डायरेक्ट रिकॉग्निशन में। और अदर भी बताए थे कि एक डी लूप होता है और एक टी साइज सी लूप होता है। इसमें कुछ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो भी इस पहचान में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस पहचान के लिए, वो होता है डिस्क्रिमिनेटर बेस। ये डिस्क्रिमिनेटर बेस किसमें होता है, एक्सेप्टर आर्म के 73 पोजीशन पे। इसको अगर गिना जाए तो इसमें ये लास्ट वाला आता है 76 पे। यहाँ फर्स्ट यहाँ से गिना जा रहा है, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, ये एक एक बेसिस को गिन रहा है। गिनते गिनते वापस आ गए तो खत्म 76 पे हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, 73। ये क्या होता है, जो बोले थे लास्ट में क्या होता है, सी सी ए। उससे सी सी ए से पहले क्या होता है, 73 नंबर। इस 73 नंबर पे क्या खास बात है कि इसमें यहाँ आपका लिखा है अलग अलग एमिनो एसिड। तो बैक्टीरिया के केस में ये 73 कुछ एमिनो एसिड्स के लिए या तो एडेनिन होते हैं, आर्जिनिन के लिए या तो एडेनिन जुड़ा होगा या ग्वानिन, किसी में ग्लूटामिक एसिड ले या तो ग्वानिन होगा या एडेनिन, कुछ के लिए ग्वानिन होता है, कुछ के लिए साइटोसिन और यूरासिल। तो ये एक तरीके का, इस एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ चेंज करने से कौन सा एमिनो एसिड जुड़ेगा काफी हद तक बदल जाता है। ये सिर्फ अकेला पहचान नहीं है, ये कई पहचानों में से एक है। यहाँ देख सकते हैं कि प्रोलीन के केस में बैक्टीरिया में 73 पोजीशन पे क्या होता है, एडेनिन। आर्किया में भी एडेनिन होता है, लेकिन यूकैरियोट में वहाँ साइटोसिन होता है। वहीं ट्रिप्टोफैन के लिए 73 में क्या होगा, एडेनिन होगा। वहीं साइड सिस्टीन के लिए क्या होगा, यूरासिल। तो इसी 73 में एक छोटा सा सीक्वेंस बदल के ये अलग अलग एमिनो एसिड का पहचान बदल सकता है। तो इसको याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेटरी बेस क्या है, नंबर 73 पोजीशन। अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो जाए तो काफी गड़बड़ हो सकता है और मिस रिकॉग्निशन हो सकता है। मान लीजिए यहाँ हिस्टिडीन के केस में ए से रिकॉग्निशन होता है और ये ए से म्यूटेशन होके आपका यू बन जाए तो ये सिस्टीन को रिकॉग्निशन, तो ये काफी खतरनाक पोजीशन है। तो एलेनिन के केस में क्या है, ये 70 का रहा है, ओवल बेस है, मतलब ये हट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता। ट्रांसफर आरएनए सीरीन के केस में क्या है, इसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, लॉन्ग वेरिएबल आर्म। इस वेरिएबल आर्म की इसमें कुछ और सीक्वेंस जुड़ जाएंगे, कुछ न्यूक्लियोटाइड, ये लंबा हो सकता है या कम हो तो छोटा। ये डिटरमाइन करता है किसके लिए, सीरीन के लिए। तो ये एक अकेला चीज नहीं है जो डिटरमाइन करेगा, लेकिन ये बहुत मेजर यही डिटरमाइन करता है। इसके बाद कौन डिटरमाइन करेगा, एंटीकोडान आर। यहाँ देख सकते हैं एंटीकोडान जो लूप है उसका एक खास सीक्वेंस है, पोजीशन 34 से 36। फिर यहाँ देखते हैं यहाँ 31 है, तो ये 32 33 34 35 36 37 38 90। तो जो 34 से 36 वाला है वो मेजर आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ दिखा रहा है कि फिनाइल एलेनिन के लिए क्या होता है एंटीकोडन, जी ए। वही लाइसिन के लिए यू यू यू। तो एक तरीके से ये 73 से अपना पहचान कराया, कुछ केसेस में वेरिएबल लूप के लंबाई से करा रहा है, और एंटीकोडन किसी में ये तीनों भी हो सकता है, किसी में ये या ये हो सकता है। तो इस तरह अलग अलग तरीके से इसको किया जा सकता है। यही बता रहा है कि एलेनिन के केस में एंटीकोडन इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो यहाँ तीन चीज हम लोग देखें, एक 73 पोजीशन में कौन सा बेस आएगा वो डिटरमाइन करेगा, इसका लेंथ डिटरमाइन कर सकता है, और मोस्टली एंटीकोडान में जो 34 से 36 पोजीशन में जो एंटीकोडान है वो डिटरमाइन करता है। इसके साथ ही कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। एडिशनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कुछ मॉडिफाइड बेस। बताया गया था ट्रांसफर आने में कुछ खासकर टी साइज सी लूप डी लूप में कुछ मॉडिफाइड बेसिस होते हैं। ये मॉडिफाइड बेसिस क्या होते हैं, कुछ में मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, कुछ में थायोल ग्रुप ऐसे ही ऐड हो जाता है, जो इसके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है और इसके रिकॉग्निशन में मदद करता है। फिर क्या है, लॉन्ग वेरिएबल लूप। जो ये वेरिएबल लूप है इसका लंबाई भी इसको डिटरमाइन करते हैं, खासकर सीरीन में और ल्यूसीन के केस में। और डी लूप और टी साइज टाई सी लूप जो है, ये भी इस इंटरेक्शन में करेक्ट फोल्डिंग के लिए, उसके जुड़ने के लिए रिकॉग्नाइजिंग में इनडायरेक्टली काम करता है। तो ये एक तरह का हो गया, एक 73 बेस पेयर हो गया, एक
इसका वेरिएबल लूप का लेंथ हो गया, एंटीकोडॉन हो गया, मॉडिफाइड बेसिस हो गए, लॉन्ग वेरिएबल लूप हो गया। तो इस तरह के 6-7 मैकेनिज्म है जिसको सारे या तो 2-3 रहेगा या सारे भी रह सकते हैं, मिलके सही एमिनो एसिड का पहचान कराएंगे सही एंजाइम से, और ट्रांसफर आरएनए सही तरीके से जुड़। इसके साथ साथ कुछ एंटी डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं। एंटी डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब? वो चीजें जो एक को जोड़ेंगे दूसरे को जोड़ने में मना करेंगे। जैसे क्रॉस बना है कि ये चीज देखेगा कि ये अगर हुआ तो नहीं जुड़ेगा, ये हुआ तो नहीं जुड़ेगा। तो एंटी डिटर्मिनेंट्स क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं मिस रिकॉग्निशन। अगर ये सब गलती से रिकॉग्निज हो गया फिर भी एंटी डिटर्मिनेंट का क्या एक और हिस्सा दिखाएगा कि जो उसके कंपेटेबल ना हो तो ना जुड़े। तो इनको ये भी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। तो कुछ एक्सेप्टर रन में गड़बड़ी हो जाए तो भी ये एंटी डिटर्मिनेंट का काम कर सकता है। तो इसको इतना डिटेल्स में नहीं जानना, बस ये जान सकते हैं कि एंटी डिटर्मिनेंट्स भी चेक करने के लिए होते हैं, जो अगर चेक करेंगे कि ये सही नहीं है तो उसको रिजेक्ट करेंगे। तो ये सब कैसे पाया गया? कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, लैब में आरएनए बनाया गया, उसमें म्यूटेशन किया गया। तो उसमें क्या देखा गया कि अगर कुछ न्यूक्लियोटाइड एक्सेप्टर आर्म या एंटीकोडॉन में बदल जाए तो सिंथेटिक एंजाइम की स्पेसिफिसिटी चेंज हो जाती है और वो काम नहीं कर सकता। यहाँ बता रहा है कि अगर U70 में इंटू ए नॉन एलिनिन ट्रांसफर आने को कन्वर्ट कर दिया जाए तो एलिनिन सिंथेस को काम कर सकता है। मतलब जो जिसका नहीं था उसमें भी चेंज करके अगर सही रिकॉग्निशन डाल दे तो काम कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई डिटरमाइन किससे होता है? स्मॉल बट स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कुछ एक दो छोटे जगह में होंगे लेकिन वो स्पेसिफिक होंगे। अब जब इम्यूनो एसिड ट्रांसफर आरएनए आ रहा है तो वो कैसे इसको पढ़ता है? इसके दो तरीके हैं, डायरेक्ट रीडआउट और इनडायरेक्ट रीडआउट। डायरेक्ट रीडआउट में क्या होता है? ये स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। किसके बीच? एंजाइम और न्यूक्लियोटाइड्स के बीच। इसको अभी आगे देखेंगे। और इनडायरेक्ट रीडआउट में क्या होता है? ये ओवरऑल 3D इसका स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबिलिटी देखता है। जैसे ताले में चाबी लगाए तो अगर कोई चाबी थोड़ा छोटा वो नहीं बैठेगा तो आप हिला डुला के उसको बिठा के भी खोलते हैं, अगर मान लीजिए चाबी पुराना हो गया हो तो इस तरह की ये कन्फर्मेशन को देखेगा कि वो फ्लेक्सिबल है, तब भी इनडायरेक्ट हो सकता है। तो इसमें दोनों होते हैं। तो एक बार अच्छे से डायरेक्ट रीडआउट फिर से समझ लेते हैं। ये एंजाइम है और ये ट्रांसफर आरएनए है। तो ट्रांसफर आरएनए के स्पेसिफिक बेसिस को देखेगा और उसके साथ क्या बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर बन गया तो समझ लेगा ये हमसे जुड़ रहा है, ये सही वाला है, इसी का एमिनो एसिड जुड़ना है, ये करेक्ट है, इसको जोड़ लो। और ये मोस्टली कहाँ होता है? एंटीकोडॉन और एक्सेप्टर आर्म्स में होता है। ये डायरेक्ट मेथड है कि जोड़ के देख लो, अगर जुड़ जा रहा है तो हमारा जैसे ताला में चाबी सही से फिट हो गया तो मतलब वो खुल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं खुलेगा। इनडायरेक्ट रीड आउट में का क्या क्या देखता है? ये स्पेसिफिक बेसिस को नहीं देखता, ये ओवरऑल 3D स्ट्रक्चर को देख रहा है। 3D स्ट्रक्चर किससे डिटरमाइन होता है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन से। कि यहाँ गड्ढा है तो सही से फिक्स होगा, अगर यहाँ गड्ढा नहीं होता, यहाँ लूप ज्यादा बड़ा होता तो नहीं होता। तो ये पूरे आर्किटेक्चर को देख रहा है, स्पेसिफिक बेसिस को नहीं देख रहा है। इतना कुछ पहचान क्यों हो रहा है? क्योंकि करेक्ट एमिनो एसिड करेक्ट आरएनए से लिंक हो, एरर्स को कम किया जाए। ये जो ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिटी होता है ये एवोल्यूशनरी कंजर्वेटिव है, मतलब सारे आप देखेंगे जितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो, ह्यूमंस हो, कोई भी हो, प्लांट्स हो, सब में एक जैसा होता है। ये क्या करता है? ये एंजाइम रिकॉग्निशन को अलग अलग, जितने भी सेल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, सारे में ये एक ही जैसे होते हैं। तो हम लोग अभी जो पढ़े उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ ट्रांसफर आरएनए जिस एमिनो एसिड के लिए है उसका नाम लिखा है, ट्रांसफर आरएनए एलेनिन के लिए फिनाइल एलेनिन सीरीन लाइसिन एस्पार्टिक एसिड टायरोसिन के लिए है। और इसके मेजर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? फिर से बोल रहे हैं, कुछ चीजें कॉमन हो सकती है, कुछ खास होती है। जैसे फिनाइल एलेनिन के लिए खास क्या है? GAA एंटीकोडॉन है। सीरीन के लिए लॉन्ग वेरिएबल आर्म। लाइसिन के लिए UUU एंटीकोडॉन में होना चाहिए। एस्पार्टिक एसिड में क्या है? 34 में ग्वानिन होना चाहिए।
35 पोजीशन में यूरासिल होना चाहिए और 36 में साइटोसिन होना चाहिए। एंटीकोडॉन में जो बताए थे 34, 35, 36 में होते हैं। वैसे टायरोसिन के लिए क्या होना चाहिए? जी, ग्वानिन फर्स्ट में होना चाहिए 72 में, साइटोसिन, और 73 जो बोल रहे थे इंपॉर्टेंट पोजीशन है उसमें एडेनिन होना चाहिए। तो इसमें क्या इसका फंक्शनल इंसाइट और सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सारे जीवों में ये एक्यूरेसी मेंटेन होता है। म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? मिस एसाइलेशन हो जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस गड़बड़ हो गया। लेकिन कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में देखा गया है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो तो भी चल जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो प्रोटीन बनता है वो मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया के काम आता है। तो गड़बड़ भी बन जाए तो दूसरा प्रोटीन बन जाएगा। सेल में कई माइटोकॉन्ड्रिया है तो उतना कुछ नहीं है। अगर लेकिन डीएनए से जो आरएनए के थ्रू प्रोटीन बन रहा है उसमें गड़बड़ी हो तो काफी दिक्कत आ जाए। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखे हैं कि ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिटी क्या है, कि ट्रांसफर आरएनए सही एमिनो एसिड से जुड़े, इसके लिए उसके स्ट्रक्चर में, सीक्वेंस में और ओवरऑल स्ट्रक्चर में जो फीचर्स होते हैं किससे डिटरमाइन होते हैं? उसके सीक्वेंस से और ओवरऑल स्ट्रक्चर से। ये क्रिटिकल क्यों है? कि जेनेटिक कोड से सही ट्रांसलेशन हो। और ये किससे मेंटेन होता है? दो तरह के रिकॉग्निशन से, मोस्टली एंटीकोडॉन से और एक्सेप्टर आर्म के 73 पोजीशन से। और एंजाइम क्या करता है? प्रूफ रीड भी करता है, एक बार सारा चीज पढ़ के देखता भी है। तो ये ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिटी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस का प्रोकैरियोट्स में। तब तक आप लोग रिवाइज कर लीजिए तो ये आसानी से समझ में आएगा। और कुछ भी चीज़ कैसा लगा आपका वीडियो, कुछ समझ में नहीं आया तो उसको ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।